Hello everyone, welcome to part 2. This is your chapter 1.2 topic, that is concept, meaning and definition. हमने लास्ट क्लास में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंप्लीट किया था. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे. हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, ये सब क्या होता है. एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होता है. हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन, ये सब क्या है. इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में डिसेबिलिटी हम ये बोलते हैं कि पीपल, लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता होता है कि डिसेबिलिटी क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसऑर्डर क्या है, डिजीज क्या है, इलनेस किसे बोलते हैं. ये डिस्टिंक्शन जो है ये नहीं समझ आती है कईयों को. तो इवन नाउ मैनी आर नॉट श्योर, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चे को है क्या, कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है या ये डिजीज है या डिसेबिलिटी है. तो ये कंफ्यूजन पहले क्लैरिफाई करते हैं. डिजीज इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर और इलनेस. इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि डिजीज जो है एक टेम्परेरी इवेंट है. एक टेम्परेरी चीज है, मतलब कम समय वाली चीज है, कम टाइम तक रहती है. लाइक आपको वायरल फीवर हुआ है, आप एक वीक में, आधे वीक में ठीक हो जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा 2 वीक लग जाएंगे, अनलेस अनटिल वो चीज दोबारा रीअकरेंस नहीं हो रही है और वो क्रोनिक तक नहीं जा. Therefore, it may subside with or without treatment. With or without treatment, दोनों तरीकों से ठीक हो सकता है. इलनेस होती है जो फिजिकली, डेवलपमेंटल और जो साइकोलॉजिकल होती है. क्या इट कैन बी फिजिकल, हो सकता है फिजिकल भी हो जाए, हो सकता है डेवलपमेंटल हो जाए, हो सकता है इलनेस जो हो वो साइकोलॉजिकल हो. मेंटल और साइकोलॉजिकल इलनेस आर ऑफन कंफ्यूज्ड. मेंटल और साइकोलॉजिकल भी इलनेस में ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं. और मेंटल डिसेबिलिटीज और हैंडीकैप, उनके बीच में भी इलनेस आर क्योर्ड वाइल डिसेबिलिटीज आर नॉट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो इलनेस है वो क्योरेबल है, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो क्योरेबल नहीं है. देखते हैं आगे कैसे. अब एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ जिससे आपको डिसेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है और इलनेस क्या है, ये और हैंडीकैप क्या है, ये सब चीजें. ठीक है. हम डिसेबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो डिसेबिलिटी के बारे में हम प्योरली बात करें तो इट्स वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज डिसेबिलिटी इज समथिंग जो हम बोलते हैं कि इफ देयर इज अ स्मॉल बाउंड, अगर हाथ में घाव हो गया है तो ऑइंटमेंट हम लगाएंगे तो वो शॉर्ट टाइम में हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर हाथ कट ही गया है तो वो हील कैसे होगा अपने आप. क्या उसी हाथ पे या उसी जगह पे दोबारा हाथ ग्रो हो जाएगा. तो दिस इज द सेम लॉजिक. इसी लॉजिक से हम समझते हैं कि ट्रांजिशन डिजीज और जो परमानेंट हैंडीकैप है वो क्या है. एक पर्सन का राइट हैंड एक्सीडेंट में लॉस्ट, तो हम ये चीज तो नहीं बोल सकते ना कि ये क्योरेबल है या वो रीग्रो हो जाएगा उसी, मतलब लॉस्ट लिम्ब जो उसका हुआ है तो वो क्योरेबल तो नहीं है. क्योर नहीं हो सकता, हाथ दोबारा नहीं आ सकता. तो उसको क्या है, अपने अदर लिम्ब को यूज करके रिटेन करना होगा अपने आप को, मतलब अपने आप को उसको इस तरीके से ढालना होगा कि वो जो उसका हाथ जो लॉस्ट हुआ है, राइट हैंड अगर लॉस्ट हुआ है तो अब उसको उसका जो लेफ्ट हैंड है उससे उसको काम करना सीखना होगा. अपने लाइफ को रिटेन करना होगा, खुद को रिटेन करना होगा. सिमिलरली वैसे ही जब चाइल्ड का एक पार्ट फिजिकली या मेंटल एबिलिटी बर्थ के टाइम पे या लेटर ऑन लाइफ में कभी हो जाता है तो ही मस्ट बी ट्रेन. तो उस बच्चे को डिसेबिलिटी में हम एज अ स्पेशल एजुकेटर ट्रेन करते हैं कि वो अपनी रिमेनिंग एबिलिटीज को यूज करके, बजाय कि वो रोए, सैड फील हो या पेरेंट्स उसको मतलब एक टाइम का कोर्स से, उससे बेटर ये है कि वो अपनी रिमेनिंग एबिलिटीज को यूज करके कुछ इफेक्टिव चीजें करे अपनी लाइफ में. सम डिजीजेस, कुछ डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं जो हम ये सोचते हैं कि वो मेजर हैंडीकैप को देती है. लाइक जो पोलियोमाइलाइटिस है, तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब वायरस से होती है तो वो ब्रेन में इफेक्ट करती है. जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी स्पाइनल जो कोड होती है स्पाइन, उन्हें भी इफेक्ट करती है. तो अगर उसको ट्रीट किया जाए अर्ली तो चाइल्ड में पैरालिसिस नहीं आती है. लेकिन अगर इनिशियल इन्फेक्शन जो है, और जो इनिशियल इन्फेक्शन है वो परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी भी बन जाती है, तो जिसको बोलते हैं कि पोलियो हुआ बच्चे को तो वो रेजिडुअल पैरालिसिस बन गया.
दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिजीजेस। तो ये एक चार्ट है मेरे पास जिसमें आप देख सकते हो कि डिसेबिलिटी और डिजीज में क्या डिफरेंस है। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, हैंडीकैप बोल सकते हैं। इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप में भी माइनर डिफरेंस होता है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ठीक है। डिजीज एक डिसऑर्डर है, इलनेस है। डिसेबिलिटी हमारी परमानेंट कंडीशन होती है जो थ्रू आउट लाइफ चलती है इंडिविजुअल के साथ। डिजीज शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ट्रांजिएंट होती है, टेम्परेरी होती है, कुछ वीक्स में रहती है, मंथ्स में रहेगी, सम ईयर्स, अनलेस वो बार बार नहीं हो रही है और वो क्रोनिक नहीं बन रही। ठीक है। द यूज ऑफ वर्ड क्योर, ये क्योर वर्ड मिसलीड करने वाला कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी को हैबिलिटेशन की जरूरत होती है, ना कि क्योर वर्ड यूज करने की। दिस इज डिजीज एक टाइम पे क्योरेबल है इन द वे जब हम उनको मेडिसिन देते हैं, ड्रग देते हैं, कोई नॉन ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं या थेरेपीज देते हैं, उससे वो बच्चा ठीक हो जाता है, या वो कोई भी है। कोर्सेज ऑफ डिसेबिलिटी इज जनरली स्टैटिक एंड स्टेडी। जो कोर्स है डिसेबिलिटी का वो जनरली एक स्टैटिक और स्टेडी होता है। कुछ केसेस में डिसेबिलिटी में डीजेनरेट ओवर टाइम हो जाती है, वर्स हो जाती है और कंडीशन, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन हम नहीं बना सकते कि नो डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो एवर हम बच्चे को नॉर्मल लेवल पे नहीं लेके आ सकते। उसी टाइम पे अगर हम दूसरी साइड कोर्स देखें कि जो डिजीज है वो स्टैटिक और स्टेडी जरूर है, बट दे में बी फ्लक्चुएटिंग, वेरी होता है टाइम टू टाइम। वर्स हो सकती है, वो नेचर पे डिपेंड करती है, और इलनेस किस तरीके की है, सिवियरिटी क्या है उसकी, उस पर डिपेंड करती है। द कंडीशन कैन रिटर्न टू नॉर्मल, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि ये कंडीशन नॉर्मल आ सकती है। समटाइम पर्सन विद एन आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी में एसोसिएटेड विद डिजीज और इलनेस, जिसमें हम थेरेपी शुरू कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम थेरेपी शुरू करें। तो जो पर्सन है डिसेबिलिटी से, उसको आइडेंटिफाई किया गया है विद, उन्हें कोई डिजीज है, उसे कोई इलनेस भी है उसके साथ में, तो विच केस, जो वो केस होता है उसे हम बोलते हैं कि हम उसमें थेरेपीज का इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कि लोकोमोशन डिसेबिलिटी हो गई, हेयरिंग हैंडीकैप हो गए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें जनरली हेयरिंग एड्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद थेरेपी शुरू हो जाती है। विजुअल इम्पेयरमेंट में हम एज अ डिसेबिलिटी में देखा जाए तो हम उनको ब्रेल कराना शुरू कर देते हैं सो दैट दे कैन इजीली लर्न थिंग्स। लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो इन सब चीजों में हम एक अलग वे ढूंढते हैं बच्चे की, कि बच्चों को हम नई चीजें सिखा सकें। दूसरी तरफ उसी टाइम हम डिजीज की बात करें तो ये परमानेंट, सेमी परमानेंट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन की सिवेरिटी क्या है, और वो दोबारा अगर हो रही है तो वो क्रॉनिक भी हो सकती है। तो उसमें जो हमारे एग्जांपल्स हैं, रुबेला, मेनिंजाइटिस, मीजल्स, ये सब है एग्जांपल्स जो हमारे डिजीजेस में आती है। नाउ कम टू एक्टिविटी लिमिटेशन। अब ये क्या है एक्टिविटी लिमिटेशन? एक्टिविटी लिमिटेशन इज कि जो इंसान की एक्टिविटी लिमिटेशन है, ये रेफर करता है रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू कैरी आउट डेली लाइफ। एक्टिविटी लिमिटेशंस मींस हम जो एक्टिविटी करते हैं डेली बेसिस, सेल्फ केयर किया, मोबिलिटी की, कम्युनिकेशन किया, डोमेस्टिक लाइफ की जो चीजें हैं वो की, ड्यू टू हेल्थ कंडीशन और डिसेबिलिटी कुछ चीजें हैं जो हमारी एक्टिविटी लिमिटेशंस में आती है कि ये कंडीशन हमारी जो है डेली लाइफ की एक्टिविटी को रोक रही है। फर्स्ट इज एक्टिविटी लिमिटेशन कैन कॉज बाय वेरियस हेल्थ कंडीशंस, और डिसेबिलिटी हेल्थ कंडीशन हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी है अगर, तो भी उसमें हमारी एक्टिविटी रेस्ट्रेन हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सेंसरी है तो भी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल है तो भी हो जाती है, और मेंटल हेल्थ इम्पेयरमेंट है तो भी हो जाती है। सिवियरिटी ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशंस कैन, अब एक्टिविटी लिमिटेशन की सिवियरिटी भी डिपेंड करती है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है या आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो किस लेवल की है या किस सिवियरिटी की है। लाइक अगर वो माइल्ड टू सीवियर है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल की स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन पे। एक्टिविटी लिमिटेशन may have significant impact on person quality। पर्सन की जो क्वालिटी है उस पे वो डिपेंड करती है कि उसका जो एबिलिटी ऑफ वर्क है, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज है, और जो डेली टास्क है
वो उन पे इम्पेक्ट करती है, तब हम बोलते हैं दैट इज एक्टिविटी लिमिटेशन। WHO डिफाइन करता है एक्टिविटी लिमिटेशन एज अ component ऑफ डिसेबिलिटी विच रिजल्ट्स, कि जो हम बोल WHO ये डिफाइन करता है कि इट रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इम्पेयरमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। ये तीनों का WHO डिफाइन करता है कि जो हमारी डिसेबिलिटी है वो इस तरीके से आती है कि जो इम्पेयरमेंट है हमारी, फिर हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं। WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिस्क्राइब करती है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ICF। ये प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क बताता है जो अंडरस्टैंडिंग की हमारी एक्टिविटी लिमिटेशंस और जो उसका इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग पे। ICF डिफाइन करता है एक्टिविटी लिमिटेशन एज डिफिकल्टी एंड इंडिविजुअल में हैव कैरी आउट एक्टिविटीज और टास्क। एक्टिविटी का मतलब ही जब ये है कि हमें कोई एक्टिविटीज करनी है तो हमारे डेली लाइफ के टास्क हो गए, विच लीड्स बाय पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, जो हमारी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होगी रेफर्स टू प्रॉब्लम्स ऑन एन इंडिविजुअल वी हैव इन्वॉल्वमेंट इन द लाइफ सिचुएशन। किसी लाइफ सिचुएशन में कोई लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ सुनने की चीजें हैं लेकिन अगर इंसान सुन नहीं सकता तो उसकी वो एक्टिविटी लिमिटेशन है। इंसान फिजिकली अगर वो ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो अपने डेली टास्क पूरे नहीं कर सकता है विदाउट हेल्प, तो वो उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन है। तो ये एक पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन बन जाती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंडिविजुअल को अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करने में। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्टिविटी लिमिटेशंस पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको एड ऑन कर सकते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेशंस हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या हो सकती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या हो सकती है और IDD में क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप इसको एड ऑन कर सकते हो। Now let's understand habilitation and rehabilitation. Habilitation क्या होता है? It provides redeveloping skills and abilities in order to achieve the level of functioning that is necessary to carry out daily life activities. Habilitation means कि हम उन skills को develop कर रहे हैं, redevelop कर रहे हैं, and abilities in order, और उन abilities को reorder कर रहे हैं to achieve the level of functioning। उस लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे हम उनकी स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं कि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को पूरा कर सके। लाइक हैबिलिटेशन इज अ प्रोसेस टू डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज, जो वो एक जो नेचुरली नहीं वो करता है, बिकॉज नेचुरली अगर वो एक्वायर कर सकता तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हैबिलिटेशन का मतलब ही ये है कि हम उसको रीडेवलप कर रहे हैं उनकी स्किल्स को, जो उन्होंने एज अ इंजरी उनको हुई है या उनको इलनेस है या उनको डिसेबिलिटी है, उससे उन्होंने उसे लॉस्ट कर दिया है। गोल ऑफ हैबिलिटेशन इज अचीव लेवल ऑफ फंक्शनिंग। लेवल ऑफ फंक्शनिंग को अचीव करना ही हैबिलिटेशन का गोल है, दैट कैरीज डेली लाइफ एक्टिविटीज, की बच्चा है बड़ा है कोई भी है वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सके, अपना सेल्फ केयर कर सके, मोबिलिटी बात कर सके, सोशली इंटरेक्ट कर सके। हैबिलिटेशन सर्विस में इंक्लूड रेंज ऑफ इंटरवेंशन, बहुत सी इंटरवेंशंस में हम हैबिलिटेशन को लेके चलते हैं कि उनकी सर्विसेज बहुत रेंज में इंटरवेंशंस होती है। लाइक फिजिकल थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है। देयर आर लॉट ऑफ रेंज ऑफ इंटरवेंशंस जो जिस बच्चे की नीड के हिसाब से उसकी हैबिलिटेशन दी जाती है। हैबिलिटेशन सर्विस ऑल्सो इंक्लूड, हम उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, प्रोस्थेटिक्स दे सकते हैं, हेयरिंग एड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो चीजें हम प्रोवाइड जब कराते हैं तो वो कम्युनिकेशन डिवाइस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हम उनको दे सके और उनको एक इंडिपेंडेंस, ग्रेटर इंडिपेंडेंस दे सके कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। हैबिलिटेशन को इस कॉन्टेक्स्ट में चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं और डिले, तो उनको हम इंटरवेंशन से सपोर्ट कर सकते हैं और एसेंशियल स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं जो उनको सपोर्ट कर सके। अडल्ट के केस में जिन्हें इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, डिसेबिलिटी है, तो वो अगर लॉस कर गए हैं अपना कोई फंक्शन या रिजल्टेड, हम बोलते हैं कि हाँ अब इन्हें ये फंक्शन लॉस कर गए हैं इस चीज का, तब उन्हें एबिलिटेशन दे सकते हैं। Habilitation is distinct from rehabilitation, is a process which refer to the process of restoring function to a level that is previously achieved before injury or illness.
हैबिलिटेशन का मतलब है कि जो इंजरी और इलनेस से पहले इंसान था उस फंक्शन को रिस्टोर करना। अब हैबिलिटेशन को हम प्रोवाइड करवा के हम एक सपोर्ट देते हैं, हम एक इंटरवेंशन करते हैं कि जो उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करें। दे नीड टू अचीव ग्रेटर इंडिपेंडेंस, जिसमें उनको इंडिपेंडेंस भी मिले और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। नाउ कम्स टू नाउ कम्स टू रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब है फंक्शन को रिस्टोर करना, इंडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। whoever has experienced इंजरी, इलनेस और डिसेबिलिटी, तो हमारा हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। लाइक फिजिकल थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी। जो एक फंक्शन और हमारा जो हम गोल लेके चलते हैं कि इस बच्चे के लिए ये गोल है, उसमें उसको रिस्टोर करना, एक इंडिविजुअल को उसके फंक्शन को रिस्टोर करना और उस गोल को अचीव करना। गोल ऑफ रिहैबिलिटेशन इज टू हेल्प इंडिविजुअल मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन रिहैबिलिटेशन में होती है। इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। मीन्स हमारा गोल होता है रिहैबिलिटेशन का, वो ये होता है कि हम मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव करवा सकें, विच इन्वॉल्व्स इन रीलर्निंग स्किल्स। वो बच्चे रीलर्न भी कर सके स्किल्स को, और उनकी कंपनसेटरी जो स्ट्रेटजीज है वो भी डेवलप कर सकें कि अगर उनका राइट हैंड नहीं चल रहा तो हम उनको इस तरीके से सिखाएं कि वो लेफ्ट हैंड से भी काम को कर सके। तो दैट इज अ कंपनसेटरी, हमने कंपनसेटरी उनको वो चीज सिखाई है, इन बिल्ड करी है उसमें। Rehabilitation is often used in the context of individual who have had traumatic injury. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ट्रोमेटिक इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, रिहैबिलिटेशन उनके लिए भी यूज होती है। रिहैबिलिटेशन ऑल्सो यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो स्ट्रोक आया है, जिन्हें हार्ट अटैक आया है, जिन्हें कैंसर हुआ है, जिन्हें विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंक्शन। कई इलनेस ऐसी होती हैं, कई स्ट्रोक ऐसे आते हैं तो ब्रेन की फंक्शनिंग या उन्हें अफेजिया की कंडीशन बन जाती है। हार्ट अटैक आता है तो कईयों को प्रॉब्लम होती है, उनकी कोई और फंक्शनिंग रुक जाती है। कैंसर होता है तो भी फंक्शनिंग रुक जाती है। तो वो जिस टाइप का लाइक स्ट्रोक होता है तो अफेजिया हो जाता है, या तो उसे याद नहीं रहता है पुरानी चीजें, बट टेम्परेरी चीज होती है। तो वहाँ रिहेबिलिटेशन हमारी काम करती है कि लॉस ऑफ फंक्शन को रीस्ट्रेन करने में, रिस्टोर करने में। रिहेबिलिटेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट में टेक प्लेस इन वेरियस सेटिंग्स है। हॉस्पिटल्स में भी रिहेबिलिटेशन अब हो गया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी खुले हुए हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक्स भी खुल गए हैं, एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ रिहेबिलिटेशन होती है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो फिजिकल थेरेपी, हम देखते हैं कि दैट इंक्लूड्स फिजिकल थेरेपी जो हमारी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑक्यूपेशन को इम्प्रूव करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी डेली लिविंग को इम्प्रूव करता है। स्पीच थेरेपी हमारी कम्युनिकेशन और स्वेलिंग को, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को एड्रेस करता है। तो दीज रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आर लाइक दैट। तो ये रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा मैक्सिमम गोल यही होता है दैट मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस, जो एक इंसान की, जो एक हम बोलते हैं कि जिनको हम रिहैबिलिटेशन हैबिलिटेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को कुछ इम्प्रूव कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट 1.2। कल मिलेंगे हम 1.3 के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।